कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। ईओ के एग्जाम सिलेबस में दो टॉपिक और हैं, मतलब दो तो हमने कर दिए थे कल, बौद्धिक संपदा का अधिकार, और दूसरा एक टॉपिक और किया था हमने, आपने देखा होगा कौन सा था वो, जो दूसरा वाला अधिकार था। बौद्धिक संपदा के अलावा एक अधिकार मैंने और आपको कराया हुआ था। उन दोनों के अलावा जो सेवा का अधिकार, उसके अलावा तीसरा अधिकार दिया शिक्षा का अधिकार, चौथा दिया सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, पांचवा दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिकार ना। तो आज हम सबसे पहले आरटीई करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग में लिख लीजिए बच्चों, सेवा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आरटीई सेवा का अधिकार लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ न पढ़ते हुए एग्जाम में क्या क्या यहां से पूछा जा सकता है उस पोर्शन को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में टॉपिक हाईलाइट कर लेना, आरटीई राइट टू एजुकेशन, इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दो करेंगे। फिर कल हमारा ये टॉपिक भी एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम सिलेबस का करेंगे अपने हिसाब से मैं देख लूंगा कि आपके लिए क्या उचित होगा, यानी जहां से आपका स्कोर हो जाए, ठीक है। जो चीजें आपको आती होंगी वो आप अपने स्तर से तैयार कर ही रहे हैं, क्योंकि कम समय के अंदर इतना बड़ा सिलेबस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं तो सिर्फ आधे घंटे की क्लासेस में कोशिश करता हूं पढ़ाने की। आप लोगों ने देखा होगा आप 12 घंटे भी अगर पढ़ते हैं घर पे तब भी आपको डर लग रहा होगा यार ईओ का सिलेबस कैसे पूरा होगा, बहुत लेंथी सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए घटना चक्र, ल्यूसेंट या दृष्टि या इसकी क्विक जीएस बुक, इन किताबों से आप लोग अध्ययन कीजिए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कराता रहूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए आरटीई राइट टू एजुकेशन। बच्चों पहले इसको देखो, हम एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। फैक्ट ही लिखने हैं इसमें। सबसे पहले लिखो आर्टिकल 45, यानी आर्टिकल 45 किसका हिस्सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में क्या कहा गया कि जो राज्य है, राज्य का मतलब ये भूभाग जहां सरकारें चल रही हैं, ठीक है। सिर्फ यूपी उत्तराखंड से मतलब नहीं, राज्य मतलब एक प्राधिकारी जिसके अंदर पावर है, एक अथॉरिटी, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई नगर पालिका के लेवल की हो या पंचायत लेवल की, कुछ भी, ठीक है, वो सरकार है, तो मतलब वो राज्य है। आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य संविधान के प्रारंभ से, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, 10 वर्ष तक सभी बालकों और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी इस अनुच्छेद में साफ साफ प्रावधान था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? संविधान लागू होने के यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ 10 वर्ष तक, यानी 10 ईयर तक, ठीक है, 10 वर्ष तक राज्य क्या करेगा? जो जैसे संविधान जब जिस तिथि को लागू हुआ उससे 10 वर्ष तक, ठीक है, राज्य क्या करेगा? सभी बालक व बालिकाओं को, यानी सभी छात्रों को, छात्र मतलब सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है, सभी छात्रों को, ठीक है, 14 वर्ष तक, यानी जब उनकी एज 14 साल हो जाएगी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये हमारे उसमें था, किसमें? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये मैंने नहीं कहा बच्चों, ये हमारे किसमें था? अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये किसमें था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। यानी ये आर्टिकल 45 का हिस्सा हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें साफ साफ कहा गया था जिस तिथि को संविधान लागू हो रहा है, जैसे 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है, उसके 10 वर्ष तक राज्य क्या करेगा? छात्रों को 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, 14 वर्ष तक। यानी जब आपकी एज 14 साल हो जाएगी तब तक आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेगा। कौन? राज्य करेगा, ठीक है, नहीं सरकारें करेंगी। ये किसका हिस्सा था? डीपीएसपी। अब आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे मौलिक अधिकार हैं उसके लिए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका कर सकते हैं कि संविधान में ये लिखा है मौलिक अधिकार में, लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा है। जबकि डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता है। डीपीएसपी एक प्रकार के राज्य के लिए क्या है? दिशा निर्देश है। अब राज्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकारों के उसके पास संसाधन है या नहीं है उस चीज को वो लागू कर सके। तो ये कंपल्सरी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य के लिए एक प्रकार के दिशा निर्देश थे। और जो राज्य के निर्देशक तत्व होते हैं उसका सीधा सीधा अर्थ है, यदि राज्य के पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, धन है या संसाधन है, तो ही वो उस चीज को अप्लाई कर पाएगा, वरना नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कोई कोर्ट जाओ कहीं जाओ, इसको बाध्यकारी आप नहीं करवा सकते हो, ठीक है। किसको? इस वाले पॉइंट को। तो सरकारों को ये पता था यार हमने ये लिखा तो है, इसको कहीं ना कहीं हम धरातल पे लाएं। तो धरातल पे लाने के लिए क्या किया गया बच्चों? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ये था, ठीक है, लिखो 86 यानी 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, ठीक है, 21 का
क जोड़ा गया। आज के दिन बोलेगा कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद का हिस्सा है, यानी शिक्षा का अधिकार इसी 21 के क में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से ध्यान रखना, इसी में क्या किया गया बच्चों, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान। अब राइट टू एजुकेशन किसके अंदर आ गया, फिर ये कौन सा पार्ट है 21 का क, मूल अधिकार है ना, आपको फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे। तो आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया और इसमें साफ साफ किसका प्रावधान किया गया, आरटीई का। तो आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन जो है बच्चों 21 के क में जोड़ा गया। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि राज्य क्या करेगा बच्चों, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को या छात्रों को, 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों को यानी आपकी उम्र 6 साल से 14 साल तक छात्रों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, अब किसमें जोड़ दिया गया, अब आपको कहा सर पहले तो यही था, अब क्या अंतर आ गया, पहले क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था, ये बाध्यकारी नहीं होता है, ये राज्य के संसाधनों पे डिपेंड करता है, हो तो करेगा, नहीं है तो नहीं, लेकिन ये बाध्यकारी होता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी कहीं न कहीं आरटीई को क्या कर दिया गया बच्चों, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। ठीक है, यानी ये जो आरटीई है वो संवैधानिक दर्जा इसको मिला 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, अब संविधान संशोधन तो कर दिया, इसी के साथ क्या किया गया बच्चों, एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया। उस नए नया भाग जोड़ा नहीं गया, नए भाग में एक और पॉइंट जोड़ा गया, वो भाग था 4 का क, यानी मूल कर्तव्य, आपने सुना होगा। इस मूल कर्तव्य में एक और भाग जोड़ा गया जिसको 11वां भाग बोला गया, और उसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का एक दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये सिर्फ राज्य के लिए नहीं था, इसी 86वें संविधान संशोधन थे। अगला पॉइंट लिखो, इसी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 के ए, मतलब संविधान के भाग लिखो, संविधान के भाग 4 के क में, 4 का क मतलब कौन सा है, भाग 4 का क, मूल कर्तव्य, ब्रैकेट में लिखो मूल कर्तव्य, आप समझ जाओगे, मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और ये मूल कर्तव्य जो था बच्चों 11वां था, 11th मूल कर्तव्य। आज की तरह से आप पढ़ते हो ना कि मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य है ना, तो ये 11वां मूल कर्तव्य क्या था, 6 से 14 प्रत्येक अभिभावक लिखो, प्रत्येक अभिभावक पेरेंट्स, ठीक है, ऑब्लिक संरक्षक, प्रत्येक अभिभावक ऑब्लिक संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों को, बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को या छात्रों को, जो भी लिखते हो, ठीक है, लोगों को शिक्षा का, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी हर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी अवसर प्रदान किया जाए। हर पेरेंट्स के लिए भी ये तय कर दिया गया कि आप सिर्फ राज्य के भरोसे मत रहो कि वो तो प्रावधान करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका भी ये दायित्व होगा। एक नया मूल कर्तव्य इसके तहत जोड़ा गया और 11वां मूल कर्तव्य था। तो कभी क्वेश्चन आएगा आरटीई राइट टू एजुकेशन को लागू करने के लिए कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, भाग मतलब 11वां, ठीक है, 11वां। तो ये पूछेगा कौन से संविधान संशोधन से, आप बताओगे ये। और 11वें मूल कर्तव्य, जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, उसका प्रावधान क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उसके पेरेंट्स जो होंगे या संरक्षक जो होंगे, उसका ये दायित्व होगा कि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये किस में जोड़ा गया, 51 के 11 में जोड़ा गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना बच्चों, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार फिर एक्ट लाया गया। ये तो संविधान में प्रावधान किया गया। तो आरटीई अधिनियम जो बना वो बना था वर्ष 2009 में। तो अगला क्वेश्चन लिखो, छात्रों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष लाया गया। छात्रों के लिए अधिनियम कब बनाओ, छात्रों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम यानी आरटीई एक्ट, ये लाया गया था बच्चों वर्ष 2009 में। ठीक है, 2009 में ही लाया गया और इसको लागू किया गया बच्चों 1 अप्रैल 2010 से। पूरे भारत में इसको 1 अप्रैल 2010
2010 से इसको लागू कर दिया गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का इसमें अधिकार था। ठीक है, तो इसमें कौन लागू होंगे, देखो बाल छात्र जो होंगे कितने तक वाले होंगे, छात्र 6 से 14 वर्ष तक और कक्षा क्या होगी इसमें 1 से 8। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 14 वर्ष में आपने 12th करा दिया, 1 से 8 साल तक, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक की। ठीक है, 1 से 8 तक के जो बच्चे होंगे इसमें इसका प्रावधान किया गया था और ये लागू जो कब से हुआ, अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। ठीक है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद देखना बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट तो है नहीं और नहीं इसमें कराने भी चाहिए। आरटीई एक्ट से जो है बच्चों राज्य सरकारों के लिए कर्तव्य कर दिया गया, इसमें आप लोगों ने देख लिया है। अब मेन चीज क्या आता है, जो आरटीई अधिनियम था, यानी जो ये अधिनियम था, इसको लागू करने के लिए जो फाइनेंस, पैसे की जरूरत होगी या अन्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो किसकी होंगी, केंद्र व राज्य सरकारों का हिस्सा होंगी। ठीक है, तो लिखो आरटीई एक्ट लागू करने हेतु, आरटीई एक्ट लागू करने हेतु वित्तीय, यानी जो पैसा चाहिए। ठीक है, आप इतने बच्चों को पढ़ाओगे तो पैसा तो चाहिए, वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसकी होंगी, केंद्र प्लस राज्य की, यानी केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इसको क्या करें, लागू कराइए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें बच्चों 25% सीट आरक्षित की गई, यानी जो निजी यानी प्राइवेट कॉलेज है या कोई स्पेशल कैटेगरी का कोई कॉलेज है, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% आरक्षण का व्यवस्था की गई। तो ठीक है, लिखो निजी कॉलेज, कभी क्वेश्चन अगर पूछेगा, निजी व विशेष श्रेणी के विद्यालयों में, विशेष श्रेणी के विद्यालयों में, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु, आर्थिक रूप से यानी जो फाइनेंशियली कमजोर है, ठीक है, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु कक्षा 1 में 25% सीट आरक्षित की गई। ठीक है, यानी 25% कोई भी कॉलेज हो उसको क्या करना होगा, बच्चों के लिए आरक्षण रखना होगा, वो गरीब बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि वो शिक्षा का प्रावधान को और भी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करवा सकें। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जब ये एक्ट लागू हुआ, इसके लिए विद्यालयों के क्या मानक होंगे, क्या इसके सब कुछ करना होगा, 3 वर्ष के अंदर इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, इसके साथ साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा, जो छात्र शिक्षक अनुपात रखा गया प्रधानाध्यापक को छोड़ के 1:40 में रखा गया। तो लिखो आरटीई एक्ट के तहत छात्र शिक्षक अनुपात रखा गया 1:40। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात रखा गया 1:40, यानी प्रत्येक 40 बच्चे में एक क्या होगा, शिक्षक होगा, प्रधानाध्यापक को छोड़कर। लिखो ब्रैकेट में लिख देना, प्रधानाध्यापक को छोड़कर। ठीक है, जो यहाँ के प्रिंसिपल होंगे उसको छोड़ के, जो इस एक्ट में ये बोला गया कि एक बच्चे पे कम से कम 40 बच्चों पे कम से कम एक शिक्षक का होना आरक्षित है। ठीक है, इसके साथ साथ ही बच्चों जो आरटीई एक्ट है, इसके तहत जो प्राप्त अधिकार होंगे उसका मेजरमेंट या उसका परीक्षण या उसकी देखभाल की समीक्षा कौन करेगा, बाल संरक्षण आयोग, जो कि 2005 में स्थापित था। ठीक है, तो लिखो आरटीई एक्ट के तहत प्राप्त अधिकारों का परीक्षण व देखभाल किसके द्वारा किया जाएगा, आरटीई एक्ट के तहत प्राप्त अधिकारों का परीक्षण व देखभाल, अधिकारों का परीक्षण व देखभाल किसके द्वारा किया जाएगा, बाल संरक्षण आयोग के द्वारा। देखो बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, और ये बाल संरक्षण आयोग कब बना, ब्रैकेट में लिखो 2005 में इसको स्थापित किया गया था, यानी इसके द्वारा क्या किया जाएगा बच्चों, इसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कौन करेगा, बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, तो लिखो एक पॉइंट और लिखो, बाल संरक्षण आयोग के द्वारा
आरटीई के तहत प्राप्त शिकायतों का भी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। यानी कोई बच्चा अगर उसको इस प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, तो शिकायत करेगा तो बाल संरक्षण आयोग उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। ध्यान से रखना है, ठीक है। यानी इसको आप लोग सही मतलब तरीके से अगर आप करोगे तो देख लोगे। एक लास्ट पॉइंट लिखो, आरटीई एक्ट के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श कौन देता है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। देखो आरटीई पूरा लिखना, आरटीई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र को परामर्श देता है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, ठीक है। लिखो आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार को परामर्श देगा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। पूरा लिखना, आरटीई राइट टू एजुकेशन को सही तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को कौन यहाँ पे अपने आप में देगा, अपने आप का परामर्श वो देगा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है बच्चों, वो कौन सा आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई। अब आरटीआई आप इतने सालों से देखते आए हो, सुनते आए हो, हम लोग सिर्फ इसमें उसके धाराएं कौन सी हैं, क्या हैं, वो सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपका जितना आ सकता है उस लेवल का ही देखेंगे, ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि उतना समय भी नहीं है, उतने पॉइंट आते भी नहीं है। दूसरा लिखो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार इसको बोलते हैं बच्चों, ब्रैकेट में लिख लो इसको, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, ठीक है। इसके भी फैक्ट लिखेंगे। लिखो सर्वप्रथम संवैधानिक आधार पर सूचना पाने के अधिकार को किस देश ने मान्यता दी थी, ठीक है। सर्वप्रथम संवैधानिक आधार पे, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके आप, ऐसा नहीं, आप संवैधानिक अधिकार पे, सर्वप्रथम संवैधानिक आधार पर सूचना पाने का अधिकार, सर्वप्रथम संवैधानिक आधार पर सूचना पाने के अधिकार को मान्यता, सूचना पाने के अधिकार को मान्यता, ठीक है। कोई थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों में इसको। स्वीडन था पहला देश जिसने कहा ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से, एक सही तरीके से अगर कोई सूचना पाने जाते हो तो आपको मान्यता हम लोग देंगे। स्वीडन पहला देश था जिसने क्या किया था, संवैधानिक आधार पर सूचना पाने के अधिकार को मान्यता दी थी, ठीक है। इसके बाद देखना, क्योंकि विश्व में क्या होता है बच्चों, एक प्रभावी सिस्टम, एक पारदर्शी सिस्टम, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करने के लिए सूचना का अधिकार एक बहुत प्रभावी तरीका माना गया, ठीक है। ये देखा गया कि जो जनता पब्लिक जो है जिन सरकारों को चुनती है वो आखिर करते क्या हैं, उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं जहां पे सरकार का कोई ना कोई अंश जाता है, कोई अनुदान जाता है, कोई भी सरकारी ऑफिस है, कुछ भी है, वहां पे आखिर जब हम किस तरीके से काम कर रहे हैं तो नागरिकों को सूचना देने का अधिकार होना चाहिए। इसको पूरे विश्व में लेके मांग उठती रही, तो उसी क्रम में सूचना पाने के अधिकार को मान्यता सर्वप्रथम दी थी संवैधानिक आधार पर स्वीडन ने, ठीक है। उसके बाद बताओ सूचना की स्वतंत्रता का कानून लागू सबसे पहले किसने किया था, फिनलैंड ने, ठीक है। लिखो फिनलैंड ने क्या किया, ये कुछ देश है, ठीक है। 1951 में सूचना की स्वतंत्रता का कानून लागू किया, ठीक है, यानी सूचना की स्वतंत्रता होगी, बोला सूचना की स्वतंत्रता कानून, ठीक है, लागू किया था इसने, ठीक है। सूचना की स्वतंत्रता कानून लागू किसने किया था, फिनलैंड ने किया था 1951। उसके बाद यूएसए अगर आप देखोगे 1966, डेनमार्क और यूएसए ने किया था 1966। ये आएंगे नहीं आपकी यूएसए वगैरह, ठीक है। ये तो बेसिकली मैं आपको एक वो बता रहा हूं कि हाँ ऐसे शुरू हुआ था। हमें बेसिकली देखना है बच्चों भारत में स्थिति आरटीआई की। देखो हेडिंग लिखो भारत में स्थिति, मतलब भारत में क्या कंडीशन थी। अब क्या आप यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाने का कोई फायदा है कि नहीं, भाई ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये बैठे थे अनशन पे, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसी चीजें पढ़ के अभी कोई फायदा भी नहीं है, वो तो किताब से आप खुद ही देख लोगे। हमें सिर्फ फिलहाल के लिए अभी इसमें से क्या देखना है, फैक्ट निकालने हैं, ठीक। देखो बच्चों सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1975 से आरटीआई का समर्थन करना शुरू किया गया था, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जब जिस दौर में जनहित याचिका का दौर चला था उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1975 से आरटीआई का समर्थन शुरू कर दिया था। यानी सूचना का अधिकार पाने का जो है उसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाने लगा 1975 के दौर से, ठीक है। पांचवा वेतन आयोग जो बना था बच्चों 94 से 97, उसने भी इसका क्या किया था, समर्थन किया गया था, ठीक है। लिखो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन द्वारा, फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है, पांचवा वेतन आयोग, फिफ्थ ऐसे लिख दो, पांचवा वेतन आयोग द्वारा भी इसका समर्थन, आयोग द्वारा आरटीआई का समर्थन किया गया, ठीक है, आरटीआई का समर्थन।
यानी कहीं ना कहीं जो 5वां वेतन आयोग था बच्चों, उसने भी क्या किया था, आरटीआई सूचना पाने के अधिकार का समर्थन किया गया था। ठीक, इसी क्रम पे बहुत सारे आंदोलन हुए, कई राज्यों में मूवमेंट चला इधर उधर, ये बहुत प्रकार के अखबारों में लोगों ने आर्टिकल लिखने शुरू किए, सूचना के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलानी शुरू की। कहीं ना कहीं सरकारों को भी लगा, तो आरटीआई को लोकसभा में पारित कर दिया गया, 11 मई को राज्यसभा में पारित कर दिया गया, 12 मई 2005 को राष्ट्रपति मंजूरी दे दी, इसमें जून 2005 में, और पूरे देश में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, तो लिखो आरटीआई लोकसभा में पारित, आरटीआई लोकसभा में पारित। ठीक है, लोकसभा में पारित, ये हुआ था बच्चों 11 मई 2005 को। लिखो आरटीआई राज्यसभा में पारित, दूसरे सदन में। ठीक है, आरटीआई राज्यसभा में पारित 12 मई 2005 को। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी लगभग जून 2005 में। अब लिखो पूरे देश में आरटीआई लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, लिखो पूरे देश में लागू, आरटीआई पूरे देश में लागू, आरटीआई देश में लागू, लिखो ऐसे, आरटीआई देश में लागू हुआ था। ये हुआ था बच्चों 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक, अब अगर इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आरटीआई के बच्चों जितने पॉजिटिव है आप खुद ही लिख लोगे ना, कि हाँ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए लोगों को सूचना जानने का अधिकार, ये वो। और ध्यान रखना बच्चों, ये कानूनी अधिकार है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका कोई कानून मतलब अपने आप का संविधान में वर्णन नहीं है। आरटीआई इज ए लीगल राइट। ठीक है, कानूनी अधिकार है, ध्यान रखना इसको, कानूनी या वैधानिक अधिकार बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई संविधान में ऐसा वर्णन तो है नहीं इसका, लेकिन कहीं देख रहा था मैं, हाल फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था, उसने संवैधानिक अधिकार दिया था। अब उसने वो वैसे सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के आधार पे दे दिया होगा कि हाँ आर्टिकल 21 के तहत या इसके तहत सूचना पाने का भी अधिकार है, तो वो अलग चीज है। बट बेसिकली क्योंकि एक्ट है तो एक्ट कानूनी अधिकार के अंदर ही आता है। ठीक है, इसमें बच्चों दो बॉडी का वर्णन किया गया है। एक पहला लिखो केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग तो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 12 के तहत इसका वर्णन किया गया, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखो आरटीआई एक्ट की धारा 12 में वर्णन, 12 में वर्णन होंगे। ठीक है, धारा 12 में इसका क्या हुआ, वर्णन। दूसरा इसमें बच्चों एक मुख्य सूचना आयुक्त, व अधिकतम 10 अन्य आयुक्त, अधिकतम 10 अन्य आयुक्त इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, सदस्य होते हैं। इसको ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, इन सभी का जो कार्यकाल होता है बच्चों, पहले तो 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 2019 में संशोधन करके 3 वर्ष इनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने कर दिया है। ठीक है, लिखो कार्यकाल, लिखो पहले ऐसे लिखो पूर्व में, ताकि आपको याद रहे ना, 5 वर्ष ऑब्लिक 65 वर्ष, जो भी पूर्व हो पहले हो। ठीक है, जो भी पहले हो। 2019 में संशोधन हुआ, केंद्र सरकार ने इसको क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। अब जो 2019 में संशोधन है बच्चों, जो सूचना आयुक्त उनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। ठीक है, लिखो सूचना आयुक्तों, सभी सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, लिखो सभी सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, इसको कर दिया गया बच्चों 3 वर्ष, 3 वर्ष ऑब्लिक 65 जो भी। ठीक है, 3 वर्ष कर दिया गया इसको। ये 2019 में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया। सिर्फ सेंटर में नहीं, स्टेट में भी इनका कार्यकाल क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, नियुक्ति बच्चों एक राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पे की जाती है। लिखो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और ब्रैकेट में लिखो यह एक समिति की सिफारिश के आधार पर करता है, जिसमें यह पूरा लिखना है, यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर होती है, जिसमें पूरा लिखना है। ठीक है, यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री,
ठीक है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता दूसरा, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री शामिल होता है, ठीक है। यानी 3 लोग होते हैं नियुक्ति समिति में, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा, एक कमेटी बनी है, उस कमेटी से वो कमेटी रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति करनी है। अब उस कमेटी में कौन होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय स्तर पर कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होता है, ठीक है। अगला लिखो, प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह, ठीक है। लिखो प्रथम यानी फर्स्ट चीफ, केंद्रीय सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पूरा लिखना आप, ठीक है। प्रथम मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन था? मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन था? वजाहत हबीबुल्लाह, ठीक है। क्या लिखोगे? वजाहत हबीबुल्लाह, वजाहत हबीबुल्लाह जी इसके थे बच्चों, पहले क्या थे? चीफ कमिश्नर थे, ठीक है, प्रथम चीफ। वर्तमान में कौन थे ये आपको अपडेट करना पड़ेगा, यानी वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वो अपडेट करना पड़ेगा। पहली महिला लिखो दीपक संधू, ठीक है, पहली महिला सूचना आयुक्त दीपक संधू, पहली महिला सूचना आयुक्त, ठीक है, महिला मुख्य सूचना आयुक्त जो भी लिखोगे आप, दीपक संधू, दीपक संधू जो थी इसकी पहली क्या थी? महिला मुख्य सूचना आयुक्त हुआ करते थे, ठीक है। अब देखना बच्चों, जो आरटीआई एक्ट है वो कहां कहां पे लगेगा, आप कहां से आप सूचना प्राप्त कर सकते हो? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर संस्थाएं, शासकीय अनुदान प्राप्त कोई भी संस्थाएं, वहां से आप आरटीआई क्या कर सकते हो बच्चों? वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो लिखो आरटीआई के अंतर्गत, आरटीआई के अंतर्गत लिखो, पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना। पहला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत और नगर संस्थाएं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लिख दिया मैंने, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जिसमें पीआरआई, पंचायती राज संस्थाएं लिखना है, ठीक है, और नगर निकाय जितने भी हैं, नगर निकाय व केंद्र द्वारा या सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाला या शासकीय अनुदान प्राप्त करने वाली कोई भी संस्था है, ठीक है, जिसको सरकार पैसा दे रही, कोई भी संस्था, चाहे पर एक सरकारी कंपनी क्यों ना हो, ठीक है, शासकीय अनुदान प्राप्त करने वाली कोई भी संस्था। आर्मी वगैरह इसके अंदर नहीं आती, ध्यान रखना, वो थोड़ा सा राष्ट्र की वो मतलब क्या कहते हैं, एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है, ठीक है। अब आरटीआई एक्ट के जो बच्चों धारा 15 है उसमें एक राज्य सूचना आयुक्त का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो लिखो अगला आरटीआई जो आपने लिखा ना, राज्य सूचना आयुक्त लिखो, राज्य सूचना आयोग, सॉरी राज्य सूचना आयोग लिख लो, दूसरा राज्य सूचना आयोग, ये धारा 15 में वर्णन है इसका, ठीक है, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये किसमें है? आरटीआई एक्ट की धारा 15 में इसका वर्णन, धारा 15 में इसका क्या किया गया बच्चों? वर्णन किया गया, धारा 15 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें भी बच्चों एक मुख्य सूचना आयुक्त व 10 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है, एक मुख्य प्लस अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त, सेम है, ठीक है, एक मुख्य प्लस अधिकतम 10 सूचना आयुक्त इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। इसका भी कार्यकाल बच्चों 3 वर्ष / 65 वर्ष हो गया, ठीक है, पहले कितना था? 5 था कार्यकाल, 3 / 65 वर्ष, ठीक है, जो भी इसमें पहले हो वो इसमें होगा, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, प्रथम राज्य जिसने सूचना का अधिकार पास किया तमिलनाडु, ठीक है। अब वो तो पहले वो नहीं था, ठीक है, लिखो प्रथम राज्य जिसने आरटीआई पास, तमिलनाडु 1997 में, ठीक है, 1997 में तमिलनाडु ने इसको पास किया। उसके बाद जब ये तो नॉर्मल सा पास किया था, ठीक है, जब केंद्र ने एक्ट बनाया था उससे पहले बाध्यकारी नहीं हुआ करता था, ये आपको देखना है, ठीक है, ये कब संशोधन हुआ, क्या संशोधन हुआ, इसको आप लोग देख लोगे। बाकी ये कानूनी निकाय, ये 2 टॉपिक हो गया आपके कंप्लीट। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।